हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका भी हमेशा बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। आई होप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया है। और हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा डीएनए पैकेजिंग पे बेस्ड। लास्ट अगर हम डायरेक्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर जो हमारा आपने देखा बड़ी मोहब्बत के साथ और लाइक शेयर किया, ऐसे ही करते रहिए, थैंक उसके लिए। तो आपने जो लास्ट मेरा वीडियो देखा वो वीडियो बेस्ड था हमारा न्यूक्लिक एसिड के लेक्चर नंबर 2 पे। न्यूक्लिक एसिड जहां हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारा डीएनए आरएनए है क्या चीज। इसके लिए फ्रेडरिक माइकर ने सबसे पहले रिसर्च किया पस सेल्स पे, ये तो पता ही आपको, और उन्होंने न्यूक्लिन नामक एक केमिकल सब्सटेंस को बाहर निकाला जिसे अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड बोला। हमने इस सारी जानकारी के चलते चलते न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाना कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के हैं, डीएनए एंड आरएनए। और मैं डीएनए पे चल रहा था कि डीएनए की बात करें तो आपको वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिखाया, साथ ही साथ रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, काफी हेल्प करी थी वाटसन एंड क्रिक की। तो वहां पर जानने के बाद अब आपने एक चीज देखी थी कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन की बॉडी में जो डीएनए है हमारा, वो डीएनए 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर होते हैं। 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर होते थे हमारे एक सेल के टोटल डीएनए की लेंथ, टोटल डीएनए बेस पेयर। अब इतना बड़े बेस पेयर को अगर हम कलेक्टिवली देखते थे तो मैंने आपको 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो 0.34 nm का गैप था उससे मल्टीप्लाई कराया था, तो 2.2 मीटर का डीएनए आया था। यानी 2.2 मीटर का डीएनए, मजाक नहीं है, 2.2 मीटर का डीएनए, और हमारी सेल का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 0.02 मिलीमीटर के आसपास है। कैसे पॉसिबल हुआ ये 2 मीटर का डीएनए इस सेल के अंदर चला गया? आज वही गुत्थे सुलझाने की कोशिश करेंगे और शायद सुलझा भी पाएंगे अच्छे से आपके साथ, आपके सपोर्ट से, कि कैसे डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए कैसे एक सेल के अंदर आता है जिसका डायमीटर 0.02 मिलीमीटर है। और इसी चीज को हमने टॉपिक का नेम दिया, वो टॉपिक बन गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे पैक किया गया उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। बेस्ड है हमारा वीडियो चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 एंड द टॉपिक इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। चलिए आइए, आप देख रहे हैं काफी बड़े यहाँ साइड में मैंने डीएनए को रखा है कि बैनर पेज पे कि देखें आप कम से कम डीएनए कैसे हाईली क्वाइड होता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं सर हम? तो सर इस टॉपिक को हम इसलिए क्योंकि इस टॉपिक को जानने के बाद हम ये जान सकते हैं कि आखिर कैसे 2.2 मीटर का डीएनए हमारे एक सेल में पहुंचा। क्लियर? तो देखिए, चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स, क्योंकि सेल 2 टाइप्स की हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। पैकेजिंग को कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई पैकेजिंग की जरूरत एक तो उसके अंदर आने के लिए है कि हाँ भाई हमारा जो डीएनए है वो हमारे न्यूक्लियस में आ जाए। साथ ही साथ पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस ये भी है कि जब सेल डिवाइड करने वाली होती है, जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो उसको डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूं एक बड़ी सी रोप एक रूम पे डाल दूं और 15 बच्चे 15-20 स्टूडेंट्स हो, उनसे कह दूं कि सबको इक्वली डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे? इस रस्सियों को पकड़ खड़े हो जाएंगे और कहते हैं नहीं यही मेरा पार्ट है। ऐसा तो नहीं है। आप क्या करेंगे? हर एक पार्ट का सेगमेंट करके इक्वली डिवाइड करेंगे। तो ये जो सेगमेंट हमें करना है डीएनए का, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। तो डीएनए हाईली कंडेंस होगा, क्रोमोसोम बनेगा, वो क्रोमोसोम सेगमेंटेड हो जाएगा और इस तरीके से 23 पेयर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। फिर सेल डिवीजन के टाइम ये सेपरेट हो जाएंगे, अपनी अपनी सेल्स पे चले जाएंगे। क्लियर? तो यही सब कुछ है हमारा डीएनए पैकेजिंग में। पहली बात करते हैं हम प्रोकैरियोट्स में आ जाए। अगर प्रोकैरियोट्स में आते हैं, अगर हम प्रोकैरियोट्स में आ जाएं तो प्रोकैरियोट्स आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब अगर सर इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो इसमें फिर है क्या चीज? देखिए एक चीज समझ लीजिए,
हमारा जो डीएनए है वो डीएनए नेगेटिव चार्ज है। हमारे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज, चलिए मैं पहले अपने स्टाइल में आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी करता हूँ। ओके, ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए। आपको पता है कि हमारे डीएनए में एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है और वो जो कंपोनेंट है हमारे डीएनए में, वो कंपोनेंट होता है फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4। फास्फोरिक एसिड, दैट्स मीन H3PO4। इस एसिडिक मीडियम के कारण हमारे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आता है, हमारे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे डीएनए पे फास्फोरिक एसिड के कारण नेगेटिव चार्ज है। सिंपल सी बात है, अगर कोई इसको पॉजिटिव चार्ज की चीज मिलेगी, अगर कोई इसको पॉजिटिव चार्ज की चीज मिल जाए तो ये डीएनए उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। मानते हैं इस बात को? बेशक ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। ये तो रूल है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे ही न्यूक्लियस में कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। सारी प्रोटीन्स नहीं होती पॉजिटिव चार्ज, कुछ प्रोटीन्स होती है पॉजिटिव चार्ज। ये जो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होती है। प्रोटीन के पॉजिटिव चार्ज होने के कारण नेगेटिव उधर से अट्रैक्ट होता चला जा रहा है और यही कई सारी प्रोटीन्स फैली हुई हैं हमारे पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में, पूरे सेल में, और इस कारण हमारा डीएनए इनके पास से हाईली कॉइल्ड होकर के गुजरता है। ये देखिए ऐसे हाईली कॉइल्ड हो रहा है। क्यों कॉइल्ड हो रहा है? रीजन क्या? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटीन है और नेगेटिव चार्ज हमारी क्या है? डीएनए। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज डीएनए क्या कर रहा है? रैप करना चालू कर रहा है। ये मेरी स्टाइल में एनसीईआरटी पे भी आऊंगा कि जो हमारा डीएनए था ये डीएनए नेगेटिव चार्ज है। क्यों चार्ज है आपसे पूछ सकता है, तो फास्फोरिक एसिड के कारण नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारा प्रोटीन है वो प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है। हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज क्यों है? तो यहां पर लाइसीन प्लस आर्जिनिन नाम के दो अमीनो एसिड बहुत पाए जाते हैं, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट बना किससे है? अमीनो एसिड से। तो यहां पर लाइसिन और आर्जिनिन नेम के अमीनो एसिड सबसे ज्यादा पाई जा रही हैं, और ये जो लाइसिन और आर्जिनिन है ये हमारी प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। दैट इज व्हाई हमारा ये प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज रखता है। ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण हमारा डीएनए इसके सराउंडिंग कॉइल होता है। तो जैसे घर में हम देखें, कभी किसी ने देखा होगा कि घर में जब वायरिंग होती है तो जो वायर्स होते हैं उस वायर्स को एक रोल में लपेटा जाता है, एक रोल में रोल्ड होके आता है। सोचिए वो वायर कम से कम 1 किलोमीटर का भी होगा, लेकिन जब वो कॉइल रहता है उसके सराउंडिंग तो वायर वॉल्यूम सरफेस एरिया कम हो जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। ये हमारे वो कॉइल वाला है पार्ट, जैसे कि अरे सबसे बढ़िया एग्जांपल कि आपके लिए देख ले तो पतंग। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो लटाई होती है आपके पास, और उस लटाई में कितनी बड़ी मांझा और वो सद्दी कॉइल्ड हो जाती है। तो वो लटाई की जो रस्सी है, मान ले वो डीएनए है, और आई मीन तो धागा है, नॉट रस्सी, धागा। तो वो क्या है? डीएनए है, और आपकी जो लटाई है वो क्या है? वो हिस्टोन प्रोटीन है। वो उसके तरफ कॉइल्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, आपका जो थ्रेड है वो नेगेटिव चार्ज है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे हमारे डीएनए की कॉइलिंग होती है। फिर यही न्यूक्लियोसोम और हाईली कंडेंस हो जाएंगे। देखिए यही न्यूक्लियोसोम सब हाईली कंडेंस होते जा रहे हैं, न्यूक्लियोसोम भी कंडेंस होता चला जा रहा है उसी में, ऐसे कंडेंस होता चला गया, और ये वेरी कंडेंसेशन हो गया। हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ हमारा, जहां पर न्यूक्लियोसोम भी बीच बीच में है और हमारा डीएनए भी है, यही जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, आप इस स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो ये एक बेसिक थीम थी, जहां पर आपके डीएनए यहां पर आ गया, यहीं पर जहां पर हमारे प्रोटीन के सराउंडिंग में हमारा डीएनए कॉइल्ड है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम।
देखिए कितना कंडेंस होता चला गया और एटलीस्ट क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। यही क्रोमोसोम कहा जाता है कि आपके पास 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे डीएनए की पैकेजिंग होती है। थ्रेड था, प्रोटीन आ गया, प्रोटीन के यानी हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग क्वाइल्ड होने लगा, क्वाइल्ड होने के बाद न्यूक्लियोसोम बन गया, ये भी हाईली क्वाइल्ड होते चले गए और हाईली क्वाइल्ड होकर के क्या बना दिया, क्रोमोसोम। तो दूर से देखने पर आपको लगे कि जैसे कि कोई मोतियों की माला है, इसी को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो दिखता है वो क्या है, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर हमें अपीयर हो रहा है वो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, डीएनए है जो हाईली कॉइल्ड हो चुका है और इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम वो आपको दिख रहा है। जब ये हाईली कॉइल्ड होता चला जाता है तो ये क्रोमोसोम फॉर्म कर देता है। क्लियर? एक बार देख डाली सारी चीजें अच्छे से लर्न हो गई। क्या था, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है और ये प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन होती है अमीनो एसिड से बनी होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली अमीनो एसिड है वो लाइसिन और आर्जिनिन है। ये दोनों मिलकर के इसको पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, जिस कारण डीएनए इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो कॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। जब कॉइलिंग हो जाती है तो जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो न्यूक्लियोसोम हो जाता है और यही न्यूक्लियोसोम और डेंस होता चला जाता है, ये क्रोमोसोम फॉर्म कर देता है। ये है पैकेजिंग का बेसिक थीम जो मेरे टाइम में था। अब एनसीईआरटी पे चलेंगे, कुछ पॉइंट और देख लें पहले। न्यूक्लियोसोम में हमारा डीएनए कॉइल्ड हुआ, तो न्यूक्लियोसोम में जब डीएनए कॉइल्ड हो रहा है तो भाई ये हमारा न्यूक्लियोसोम है, ये हमारा हो गया हिस्टोन प्रोटीन, ये हमारा हो गया डीएनए। क्लियर? तो कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए है वो जो बेस पेयर है, भाई डीएनए है तो इसमें बेस पेयर होंगे ना, एडेनिन गुआनिन का एक बेस पेयर, थाइमिन उसका एक बेस पेयर, भाई इसमें क्या बेसिक पेयर तो है, ए के साथ पी, जी के साथ सी, ये क्या लग रहा है, बेस पेयर तो लग रहा है। तो कह रहा है एक न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए क्वाइल्ड होके आ जाता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, तो इसमें जो डीएनए के सेगमेंट में बेस पेयर आएंगे वो बेस पेयर नंबर 200 होते हैं। 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती है एनसीईआरटी कि अगर एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है तो बताइए टोटल डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये आप मैंने नोट बॉक्स में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियोसोम में, वन न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, तो डीएनए में पूरे कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, भाई न्यूक्लियोसोम है ना, देखो कुछ खाली है कि तो कितने न्यूक्लियोसोम होंगे। तो आपने करना क्या है कि टोटल डीएनए की जो लेंथ होती है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 200 से, डिवाइड करके यहाँ पर राइट करके निकालिएगा। ये मेरा सवाल है, इसको सॉल्व करिएगा कि कितने बेस पेयर होंगे। तब तक आप सोचिए कि कैसे बेस पेयर में निकाल, कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे। उसके लिए आपने 200 बेस पेयर तो लेंथ है और उसको आप टोटल डीएनए की लेंथ से डिवाइड कर दीजिए बेस पेयर से, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आप ये बेहतर तरीके समझ चुके हैं कि आखिर डीएनए पैकेजिंग है क्या। अब अगर आप डीएनए पैकेजिंग को समझ चुके हैं तो हम आगे कदम रखते हैं और पहुंचते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। In prokaryote the DNA is not scattered throughout the cell। कह रहा है प्रोकैरियोट में डीएनए ऐसा नहीं है कि पूरे सेल में कहीं पर भी जाकर के फैल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? भले इन बेचारों के पास न्यूक्लियस ना हो, भले इन बेचारों के पास न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट से न्यूक्लियस तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी ये अरेंज है एक जगह पर। ये अरेंज क्यों है? क्योंकि इनके आसपास पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स इनको बांधे हुए हैं, ये जिससे कि कहीं पर फैल नहीं पा रहे हैं, कवर्ड है हर जगह पे, लेकिन न्यूक्लियर में एनवलप नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के लिए कारण यहाँ पर फंसे हुए हैं, एक जगह पे रुके हुए हैं, इस लोकेशन को पूरे हम बोल देते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोइड, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड। इसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। कब? जब हमारा प्रोकैरियोट के डीएनए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से जुड़ा हुआ है और एक जगह पे स्टैग्नेंट है, तो हमने उसे क्या बोल दिया, स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियोइड।
DNA is negatively charged, so it is held with some positively charged proteins to form nucleoid. अब आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियोइड क्या है। यहाँ से आपके नोट्स बनने में हेल्प मिल जाएगी और न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन मिल जाएगी न्यूक्लियोइड है क्या। तो वहां पे न्यूक्लियस नहीं है, बट प्रोटीन्स के अट्रैक्शन के कारण एक रीजन बन गया है और उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब आ जाइए यूकैरियोट्स पे। अगर हम यूकैरियोट्स पे आ जाएं तो यूकैरियोट्स में क्या चीज है। देखिए सारी चीजें मैंने आपको पहले इसलिए बता देता हूँ एनसीईआरटी के पहले कि अब आपको यहाँ पर जब आप थ्योरी रीडिंग करते हैं और 9 to 9 जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर आप फंसेंगे नहीं। तो अब देखिए in eukaryotes there is a set of positively charged basic proteins called histone protein। ये मैंने आपको बताया था कि positively charged proteins हैं जिन्हें हम histone protein कह रहे हैं। हिस्टोन आर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज। मेरे भाई बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप। मैंने भी बच्चों को लेकिन बता के रखा हुआ है कि वहां पे 2 टाइप के अमीनो एसिड ज्यादा है, लाइसिन्स है एंड क्या है, आर्जिनिन्स है। ओके चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आता है जो मैंने आपको उस जगह में नहीं बताया क्योंकि तो कुछ चीजें तो एनसीईआरटी की भी रिस्पेक्ट करनी है हमको, तो कुछ चीजें यहाँ के लिए भी छोड़ दिया जाए। 8 हिस्टोन्स फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 8 टाइप की प्रोटीन से बनी हुई है और इसीलिए 8 हो गया तो इसको बोल दिया ऑक्टामर। तो 8 हिस्टोन्स फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन है, 8 प्रोटीन्स लगी है। एक साइड व्यू लिया गया है हमारे न्यूक्लियोसोम का। एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपका दिया गया है कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, अंदर हिस्टोन ऑक्टामर है। तो ऑक्टामर को यहाँ पे मैंने शो किया ऑक्टामर कैसे। ये ऑक्टामर लगे हुए हैं, 4 अपर साइड लगे हुए हैं, 4 देखिए नीचे साइड लगे हुए हैं, H2A, H2B, H3, H4 एंड इधर H1 हिस्टोन है। ये अलग है, इस ऑक्टामर से अलग प्रोटीन है। तो आपका ये क्या बन गया, हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। इस तरीके से देखिए हमारा पॉइंट है, जो आप ऑरेंज कलर से देख रहे हैं हमारा डीएनए मॉलिक्यूल, ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है और यही हिस्टोन ऑक्टामर एंड डीएनए मिल करके बना देता है क्या, न्यूक्लियोसोम। ये देखिए न्यूक्लियोसोम बन गया, ये हमारा न्यूक्लियोसोम तैयार हो गया। तो एक न्यूक्लियोसोम में 8 ऑक्टामर्स है, साथ ही साथ हमारे डीएनए की कॉइलिंग है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये इतने कॉइलिंग में जो बेस पेयर, भाई यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी जी सी डीएनए तो है, ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आपने पढ़ा हुआ है। तो इतने में ही कितने बेस पेयर आते हैं, 200 बेस पेयर आते हैं। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका है न्यूक्लियोसोम पे क्वेश्चन पूछेगा, न्यूक्लियोसोम क्या है। तो और लेवल हाई करेंगे तो न्यूक्लियोसोम कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि वहां पर प्रोटीन है हिस्टोन ऑक्टामर जो पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है। और लेवल हाई करेंगे, डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है, तो फास्फोरिक एसिड के कारण। और प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के अमीनो एसिड ज्यादा पाए जा रहे हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो इसे पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि कुछ प्रोटीन्स नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन बताया, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में जो हमारे बेस पेयर गया है वो बेस पेयर 200 बेस पेयर आते हैं। ठीक है भाई, मान लिया 200 बेस पेयर आते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन ह्यूमन, तो भाई टोटल नंबर ऑफ अगर बेस पेयर देखेंगे, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना है कि एक डीएनए में जिसकी लेंथ टोटल जा रही है 2.2 मीटर, उस 2.2 मीटर में कितने बेस पेयर होते हैं। तो जब हमने निकाला कि 2.2 मीटर डीएनए के बेस पेयर जो होते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर होते हैं। 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है हमारे एक डीएनए यानी जो हमारे सेल में मौजूद डीएनए है। तो भाई हमने क्या किया, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर को डिवाइड कर डाला 200 से। एंड जब डिवाइड कर लिया तो जो टोटल न्यूक्लियोसोम आएंगे एक सेल के अंदर मौजूद डीएनए में, डिवाइड करने पे, कैलकुलेशन करने पे 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7 बेस पेयर निकलेंगे, न्यूक्लियोसोम निकलेंगे। तो यहाँ पर 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। अगर टोटल डीएनए के बेस पेयर की बात करें
तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स है। एक डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं ये जान लिया आपने। डीएनए की टोटल लेंथ है 2.2 मीटर। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर है तो 200 बेस पेयर्स हैं। तो ओवरऑल डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम हो गए तो वो आपके हो गए 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको वही देखिए कॉइलिंग मैंने यहाँ पर काफी करके दिखाई कि देखिए ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल देखिए कॉइल होना चालू हुआ। ये हमारी हिस्टोन प्रोटीन से लिखे लगी हुई है। हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व है, फैली हुई है। वहां पर हमारा देखिए डीएनए आया और डीएनए इन हिस्टोन प्रोटीन्स के सराउंडिंग कॉइल करने लगा। कॉइल करने का रीजन ये बेटा क्योंकि डीएनए ये प्रोटीन है पॉजिटिव चार्ज और डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज। अब कॉइल करने का देखिए कैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग यानी मोतियों की माला जैसे बनना चालू हो गई। ढेर सारे देखिए न्यूक्लियोसोम जुड़ते जा रहे हैं और देखिए कैसे अरेंज हो गए हैं हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में। ढेर सारे न्यूक्लियोसोम और डीएनए और इसी को बोलते हैं सुपर कॉइल। ये सुपर कॉइलिंग हो गई है न्यूक्लियोसोम सहित। कंडेंसेशन चल रहा है, कंडेंसेशन हो गया एंड एटलीस्ट फॉर्म जो हुआ हमारा वो हो गया क्रोमोसोम। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर कितना कंडेंस डीएनए होता है। अब जब इतना कंडेंस हो जाता है तो फिर सेल के अंदर रहने में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्रोमोसोम्स हमारे ऐसे तैयार हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम में दिक्कत मत दीजिएगा। एक चीज और बता दूं आपको कि ये दो कैसे हो रहा है। कभी अगर हम सिंगल क्रोमोसोम भी ऐसे बनाएंगे तो इनिशियल स्टेज पे क्रोमोसोम ऐसा होता है, लेकिन आप देख रहे हैं क्रोमोसोम में है क्या? क्रोमोसोम में है क्या? क्रोमोसोम में डीएनए। जब ये डीएनए एक डीएनए से दो डीएनए बनता है तो ये आपको दिखने लगता है इस एक्स के फॉर्म में और यही आप एक्स वाई क्रोमोसोम करते रहते हैं। तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक को पहले बनाया और इस टॉपिक को आपको पहले देखना भी है। चैप्टर आपका भले हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद हेरिडिटी था, लेकिन हेरिडिटी के पहले आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़े। इसलिए मैंने आपको जो भी लेक्चर डाल रहा हूं पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के डाल रहा हूं। बिकॉज इसके जानने के बाद आप ये तो समझ जाएंगे कि क्रोमोसोम है क्या। वहां ये बताया जाएगा कि मेंडल ने कैपिटल टी जीन्स लिए। जीन्स कहां मौजूद है? क्रोमोसोम पे। जीन्स कहां मौजूद है? क्रोमोसोम पे। तो हमने भैया जानना तो पड़ेगा क्रोमोसोम है क्या। तो अब आप देख रहे हैं कि हाँ डीएनए से बना क्रोमोसोम है और डीएनए ही कैरेक्टर को बनाएगा तो क्रोमोसोम भी कैरेक्टर को बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता है कि क्रोमोसोम कैसे बन रहे हैं यहाँ पर। तो क्रोमोसोम जो एक्स के फॉर्म में दिखाई देता है ये हर समय दिखाई देगा ये जब क्रोमोसोम डिवाइड होना चालू होता है। क्योंकि आपने भी पढ़ी है एक डीएनए से दो डीएनए का बनना यानी कि डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन। तो जब एक डीएनए, अभी तो एक ही चेन है, जब एक डीएनए से हर डीएनए पर दो डीएनए बनाता है तो ये एक्स का फॉर्म ले लेता है और ये ओरिजिनली में क्रोमोसोम जैसा अपीयर होता है। अब आ जाइए आगे। तो न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म क्रोमैटिन। ओके भाई, हमें पता है रिपीटिंग यूनिट बन रही, क्रोमैटिन थ्रेड बन गया है। क्रोमैटिन इज द थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? देखिए बीट्स ऑन स्ट्रिंग ऑफ क्रोमैटिन। ये पूरा थ्रेड अब से क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। जो हम लोग 9th में पढ़ा था क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन नेटवर्क, ये वही क्रोमैटिन नेटवर्क है। तो इस क्रोमैटिन में राज क्या छिपा है? इस क्रोमैटिन नेटवर्क में राज ये छिपा है कि यहाँ भाई साहब हिस्टोन है यानी कि हिस्टोन प्रोटीन और उसके सराउंडिंग हमारा डीएनए और इसी को आपने क्या नाम दे दिया? फिर से एक बार बोलिए, न्यूक्लियोसोम। इसी को आपने नेम दिया है न्यूक्लियोसोम। देखिए जा रहा है, देखिए इधर डीएनए नहीं रैप हुआ है, जो डीएनए रैपिंग चल रहा है वो न्यूक्लियोसोम में, अदरवाइज बाहर की तरफ भी डीएनए। तो इसी को बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। कुछ हमें माला जैसी बीट्स दिखती हैं छोटे छोटे। तो ये हमारा हो गया क्रोमैटिन नेटवर्क। अब जो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वही चीज कि न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन। देखिए ये पूरी चीज अभी तक क्या चल रहा था? पूरा डीएनए था। अब इसको हमने क्या बोल दिया? क्रोमैटिन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब न्यूक्लियोसोम मौजूद है तो क्या बोल दिया हमने इसको? क्रोमैटिन। नॉर्मल था क्या? डीएनए। यही और कंडेंस हो जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे? क्रोमोसोम। तीन कंडीशन। तो अब ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क देख रहे हैं, इस क्रोमैटिन नेटवर्क में क्या ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स पाए जा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। याद रखिएगा क्रोमैटिन नेटवर्क में
बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो है वो हमारे न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, हमें अब लगभग समझ में आ गया कि आखिर डीएनए कैसे पैक हो रहा है, कैसे वो सुपर कॉइलिंग कर रहा है और सुपर कॉइलिंग करके उसने क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया। अब यही जो क्रोमेटिन फाइबर है, जब इसको स्टेन किया जाता है, स्टेन क्या, एक्चुअली बायोलॉजी में हम लोग जब भी किसी स्पेसिमेन, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है हमें, तो हमें उसे स्टेन करना पड़ता है। दैट्स मीन अ डाई, एक तरीके के डाई है, एक तरीके का कलर है जिससे हम चीजों को रंगेंगे। और जब कलर करते हैं तो हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ बहुत ज्यादा क्लियर दिखती हैं, कुछ डिसअपीयर दिखती हैं। तो ये हमारा स्टेन करने का होता है प्रोसेस। चीजों को बहुत साफ देखने के लिए हमें उसे स्टेन करना पड़ता है। तो देखिए, अब स्टेन जब करते हैं तो दो चीजें दिखाई पड़ती है, यानी इसी क्रोमेटिन को स्टेन कर रहा है, पूरे क्रोमेटिन को स्टेन कर रहे हैं। स्टेन करने के बाद घटना क्या घटती है, आइए ध्यान से देखिएगा। क्रोमेटिन इज पैक्ड, क्रोमेटिन फाइबर्स coiled and condensed at मेटाफेज स्टेट और क्रोमोसोम बनता है। इनकी इस बात का कहने का मतलब यह है कि जब हमारा क्रोमेटिन पैक्ड हुआ वो क्रोमोसोम बना, ये तो मैंने आपको समझाया। coiled and condensed at मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज पे ये हाईली कंडेंस होकर क्रोमोसोम अपीयर करना चालू कर देगा। मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम करना चालू कर देगा। हायर लेवल पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये एनएचसी याद रखिएगा। देखिए, हाई लेवल पे करना है, छोटा मोटा करना होता तो हमारे न्यूक्लियोसोम ने, भाई साहब ने कर दिया, हमारे हिस्टोन प्रोटीन ने कर दिया। लेकिन हमारी नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी रोल होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये सराउंडिंग से कैप्चर करती है कि हमारा थ्रेड कहीं बहक ना जाए, कॉइलिंग खुल ना जाए। तो इस कॉइलिंग को खुलने से बचाने के लिए, इस कॉइलिंग को खुलने से बचाने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो इनके सराउंडिंग मौजूद होती है। किस लिए हो रही है, कि वो ओपन ना हो। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए हेलिक्स था, बीड्स ऑन स्ट्रिंग बन गए, फिर क्रोमेटिन फाइबर पैक्ड होकर देखिए न्यूक्लियोसोम कैसे अरेंज हो गए हैं। फिर ये भी देखिए कैसे अरेंज है, एक छोटा सेक्शन दिखाया जा रहा है। ऐसे कितने अरेंज होते चले गए, एंडिस्ट क्या बन गया हमारा यहाँ पर, क्रोमोसोम बन जाता है। बहुत हायर लेवल पे कंडेंस किया, 2 nm था, 11 nm हुआ, 30 nm हुआ, 300 nm, 700 nm, 1400 nm पे आकर के पूरा हमारा डीएनए कंडेंस हो गया और वो बन गया हमारा क्रोमोसोम। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है कि क्या है क्रोमेटिन नेटवर्क में भी दो चीजें दिखती हैं। जैसे मैंने बोला कि जब हम स्टेन करेंगे, जब हम क्रोमोसोम को या क्रोमेटिन थ्रेड को स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, तो दो घटनाएं घट जाती हैं। क्या घटना घटती है? घटना ये घटती है कि हमारे कुछ डीएनए के सेगमेंट्स, ये हमारा डीएनए था, डीएनए ने काफी कॉइलिंग करी है और आपने पता है कॉइलिंग करके उसने न्यूक्लियोसोम बनाया था। ठीक है भाई, मान लिया, उसने क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम बनाया। अब आपने क्या किया, इसको स्टेन किया, ये हमारा ड्रॉपर है, आपने इसको स्टेन किया। जब आपने इसको स्टेन किया तो स्टेन करने पर आपके इस पूरे क्रोमेटिन पे कुछ चीजें लाइट स्टेन होती है, लाइट स्टेन देती हैं, एंड सम थिंग्स possesses dark stain, और कुछ डार्क स्टेन होते हैं, यानी कुछ गहरा रंग लेते हैं और कुछ हल्का रंग लेते हैं। जो लाइट स्टेन लेते हैं, ये माना जाता है कि वो कंडेंस कम हुए हैं, लो कंडेंसेशन हुआ है, लो कंडेंसेशन। और जब लेस कंडेंसेशन हुआ है तो सिंपल सी बात है, ये जो साइट होती है हमारी, यहाँ से इस डीएनए से आसानी से आरएनए बनता है। समझने की कोशिश थोड़ा करिएगा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूल में ले चल रहा हूँ आपको कि इस डीएनए से आरएनए आसानी से बन जाएगा। और आपने पता अच्छा कि आरएनए से अच्छे से प्रोटीन बन जाती है, आरएनए से अच्छे से प्रोटीन बन जाती है, जो आपकी बॉडी को कैरेक्टर देता है, जो आपकी बॉडी को कैरेक्टर देता है। मींस जो लाइट स्टेन पार्ट था, लेस कंडेंसेशन है, कॉइलिंग उसकी खुल सकती है आसानी से, और जिस डीएनए कॉइल खुल जाएगी तभी उस डीएनए से एक आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और आरएनए का फॉर्मेशन हुआ तो उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और प्रोटीन बन गई तो उससे कैरेक्टर बन जाएगा, यानी जेनेटिकली ये एक्टिव होता है।
जेनेटिकली ये एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यही आपकी बॉडी में कैरेक्टर बना रहा है, तो जेनेटिकली ये एक्टिव हो गया। क्लियर? ये जेनेटिकली एक्टिव हो गया है। अब देखिए, चले डार्क भाई साहब के पास चलते हैं। अब डार्क के पास चले अगर, तो डार्क ने, क्यों डार्क है? क्योंकि हाईली कंडेंस था, हाईली कंडेंस है। और अगर हाईली कंडेंस है तो इसका मतलब कि इसकी क्वाइलिंग खुलने में प्रॉब्लम होगी, यहां पर आरएनए बनना संभव नहीं होगा। और अगर आरएनए नहीं बनता है तो इसी को हम बोलेंगे कि भाई ये जेनेटिकली इनएक्टिव है, जेनेटिकली इनएक्टिव है। दो बातें समझ में आती हैं हमें क्रोमेटिन फाइबर पे। जब क्रोमेटिन फाइबर को हम क्या करते हैं, जब हम उसे स्टेन करते हैं तो दो कंडीशन देखने को मिलती है हमें, एक लाइट स्टेन लेगा, एक डार्क स्टेन लेगा। लाइट स्टेन अगर लेता है तो वो जेनेटिकली एक्टिव है, डार्क लेता है तो जेनेटिकली इनएक्टिव है। ये मेरी स्टाइल में था। अब इसी पे अगर मैं नाम दे दूं कि जो जेनेटिकली एक्टिव है वो सच्चा है, और सच्चे की दूसरी भाषा होती है यू, बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल में, यू मतलब ट्रू, तो उसको बोल दिया हमने यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। और जो डार्क है ये हो गया हमारे हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन मीन टू टाइप के हो गए हमारे। अगर आप देखें अपने क्रोमेटिन पे तो हमें दो जगह साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, एक जो लाइट स्टेन लगता है, दूसरा डार्क स्टेन लगता है। लाइट स्टेन जो है, ये लाइट स्टेन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये लूजली पैक्ड था, इसलिए कलर इसने कम एब्जॉर्ब किया, जो ज्यादा डेंस था उसने कलर ज्यादा एब्जॉर्ब किया। तो लाइट स्टेन जो हुआ, ये लाइट स्टेन लेस लो कंडेंसेशन पे था, कम लूजली पैक्ड था। तो इस जगह से आसानी से डीएनए खुला और डीएनए से आरएनए बन गया। आरएनए बन गया तो उसने प्रोटीन बना दी तो कैरेक्टर बन गया, जो भी कैरेक्टर आपके बॉडी में बनता है। दूसरा क्या था, जो डार्क स्टेन था वो हाईली कंडेंस था, उसका डीएनए खुलना बहुत मुश्किल था, और जब तक डीएनए ओपन नहीं होगा डीएनए से आरएनए बनेगा नहीं, और आरएनए बनेगा नहीं तो कोई प्रोटीन बनेगी नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये जेनेटिक्स में अभी कोई साथ नहीं दे रहा है, आपके कैरेक्टर को नहीं बना रहा है, इसलिए हमने इसको जेनेटिकली इनएक्टिव बोला, और इसको जेनेटिकली हमने क्या बोला, एक्टिव बोला। और इसी पे हमने नाम रख दिया यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन? आई होप इस कहानी को सुलझा लेंगे। चलिए इस कहानी को सुलझा रहे हैं। तो क्रोमेटिन हैज टू फॉर्म्स, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन, इट स्टेन्स लाइट। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से आरएनए का बनना जो मैंने आपको बताया कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, क्योंकि लूज पैक है, आसानी से यहां से क्या बन जाएगी, हमारी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसीलिए ये हो गया हमारा यूक्रोमेटिन, मीन सच्चा क्रोमेटिन है। सिंपल सी बात है, जो क्रोमेटिन आरएनए बनाएगा, जो क्रोमेटिन प्रोटीन बनाएगी, वही हमारी ट्रू क्रोमेटिन है। बाकी बेचारे हेट्रोक्रोमेटिन, ये हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, डेंसली पैक्ड है। यहाँ डेंसली पैक्ड ये मैटर आ गया कि डेंसली पैक्ड है, और डेंसली पैक्ड होने के बाद इनएक्टिव रीजन लगता है क्रोमेटिन में। इनएक्टिव मतलब ट्रांसक्रिप्शनली नहीं, ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनेगा नहीं, तो भैया प्रोटीन बननी नहीं है, और जब प्रोटीन नहीं बननी है तो आपको फिर इनएक्टिव होना पड़ेगा, और ये स्टेन लेता है डार्क कलर का। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यूक्रोमेटिन, आपको दिखाता हूँ रीजन, जैसे आप ये डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम में देखा जाए तो इन सब जगहों पर हमारा देखिए डीएनए क्या है, काफी लूज पैक है। तो ये जो लूज पैक है यही बन जाएगा हमारा, जो लूज पैक्ड है, ये लूज पैक्ड रीजन हमारा बन जाता है यूक्रोमेटिन। और देखिए बहुत यहाँ पर कितना कंडेंस हो गया, इस जगह पे देखिए कितना कंडेंस हो गया। तो जिस जगह पे हाईली कंडेंस हो गया, ये हो गया हेट्रोक्रोमेटिन। तो लेस कंडेंस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, हाईली कंडेंस है हेट्रोक्रोमेटिन है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी देखें तो डार्क स्टेन लिया है, जहाँ पर वो हमारा लाइट स्टेन में दिखाने की कोशिश करी गई है कि देखिए यूक्रोमेटिन है, इधर आपका हेट्रोक्रोमेटिन जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया ये हेट्रोक्रोमेटिन, एक क्रोमोसोम। तो आज हमने ये जाना
कि डीएनए कैसे पैक हुआ, कैसे डीएनए ने सुपर क्वाइल करी विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव प्रोटीन्स, जहां पर सबसे ज्यादा लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड्स पाए जाते थे, और हमारा डीएनए जो नेगेटिव चार्ज था ये अट्रैक्ट होता गया न्यूक्लियोसोम में आया। हमने न्यूक्लियोसोम में जाना कि न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर आते हैं, हमने उससे ऑल ओवर एक पूरे ह्यूमन डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं हमने वो भी निकाला कि भाई इतने न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे, 200 से डिवाइड किया 6.6 9। वहां से जानने के बाद हमने ये भी जाना कि आखिर अगर हम अपने क्रोमैटिन या बीड्स ऑन स्ट्रिंग को स्टेन करते हैं तो क्या इवेंट हो जाता है। तो जब हमने बीड्स ऑन स्ट्रिंग या क्रोमैटिन को स्टेन किया तो हमें पॉजिटिव लाइट स्टेन एंड डार्क स्टेन आपको देखने को मिले, और उनका क्या जेनेटिकली इंपॉर्टेंस है ये मैंने बताया कि जो लूज पैक है वो हमारे क्या है, यूक्रोमैटिन है, जो हाईली कंडेंस है वो हमारे हेटेरो थे। जो लूज है वहां से डीएनए से आरएनए बन जाएगा, क्योंकि क्वालिटी खोलना आसान है, आसानी से आरएनए बनेगा, और आज जब आरएनए बन जाएगा तो वो प्रोटीन को भी बना देगा। तो इस तरीके के आज हमने अपने टॉपिक में जो जाना वो हमने जाना डीएनए पैकेजिंग को। मेरा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा और वो बेस्ड होगा जब हमने सब डीएनए को जान लिया, हमने क्रोमोसोम जान लिया, तो भाई अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपने 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड देखे थे, डीएनए एंड आरएनए। अब ये होगा कि कैसे हमने जाना कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है। पब्लिक पहले यही उलझती रही कि क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है हमारा या डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। आज तो आप भली बात ही कहते हैं सर डीएनए, तुरंत हैंड रेज करेंगे सर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है हमारा। लेकिन इन सब के पीछे गहरी रिसर्चें हुई हैं, तब आज हम जान पाए हैं कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां हम सॉल्व करेंगे ये भी गुत्थी कि आखिर जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या था। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ओके बाय।